हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल विकास संस्था महिला एंड बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पर हम लोग आज वीडियो देने वाले हैं। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ही ये पूरा चैप्टर लगभग पूरा क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाना चाहिए। मैं ऐसा आशा करके चल रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपको अधीक्षक बाल विकास संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम होता क्या चीज है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो बच्चे लॉ से संबंधित नहीं है उनके लिए पहला चैप्टर है, ये पहली बार दे रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण है क्या। तो विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम ये होता ही है कि कोई गरीब आदमी है, कोई SC ST संबंधित है, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, अंकिंचन माने वही होता गरीब व्यक्ति है, यहाँ पर ये सब है। और वो क्या कर विधिक सहायता चाहता है, अर्थात बोला जाए तो वो न्यायालय में केस नहीं लड़ सकता, उसके पास पैसे ऐसे नहीं है, तो उसके लिए जो व्यवस्था किया जाता है गवर्नमेंट तरफ से वही विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जिसमें सरकारी वकील करना, सरकारी वकील आपने सुना होगा, ये इनके लिए केस लड़ते हैं और केस वो करते हैं, तो उनके लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आता है, उन्हीं के सेवा के लिए यहाँ पर होता है। इसके अलावा लोक अदालत भी होता है। लोक अदालत में ये होता है कि बहुत लंबा, आप जानते हैं कि पूरा जो चलता है, जो सिस्टम चलता है बहुत लंबा चलता है। अगर दोनों पक्ष राजी हैं और जल्दी निपटाना चाहते हैं तो, और जो भी आपका केस और समनी है अर्थात उसमें आपका गैर जमानती नहीं है, तो उसको लोक अदालत में निपटाया जाता है। तो ये सब चीज भी आपको जानना होगा। इससे पहले एक नजर आप इस अधिनियम को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से ये बनेगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस अधिनियम का विस्तार है, ये आपको बताना है। तो इसमें बोलने की जरूरत नहीं। आज आर्टिकल जो धारा 370 जब हमने खत्म कर दिया, तो धारा 370 खत्म कर दी तो संपूर्ण विधि जो होगा पूरे भारत के लिए होता है, तो ये वाला आ जाएगा संपूर्ण भारत के लिए। वरना 370 जब तक खत्म नहीं हुआ था तब तक जम्मू कश्मीर छोड़ के संपूर्ण भारत ऐसा हुआ करता था। लेकिन अब अधिकांश विधि 99% अगर बोल दिया जाए तो संपूर्ण भारत में ही आएगा। इस अधिनियम का विस्तार क्या होगा? संपूर्ण भारत होगा। अब आता राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत की जाती है? राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के गठन निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 1, धारा 2, धारा 3 या धारा 4? इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। तो सही आंसर इसका आएगा सी वाला आ जाएगा, धारा 3। धारा 3 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का गठन के बारे में बताया गया। वैसे अक्सर है कि धारा 2 में जो होता है परिभाषाएं बताते हैं। धारा 2 हमेशा परिभाषा, हर लॉ के पुस्तक में दो वाला धारा 2 परिभाषा होता है। परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट था नहीं इसमें। अब आता है कि राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण, ये राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण गठन की बात कौन करता है? तो धारा 3 में, सबसे पहले धारा 3 में आपको आएगा राष्ट्रीय विधि प्राधिकरण गठन के बारे में। तो यहाँ पर आंसर आपका सी आ जाएगा, दूसरे का। केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है। अब इसमें देखना है कि केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक क्या कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक यहां पर होगा। अगर हल्के से आप इसको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं बताने की कोशिश करूंगा तो आपको बहुत जल्दी इसमें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण, मैं यहाँ पर अगर ले रहा हूँ विधिक प्राधिकरण, तो ये विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें हम लोग मान लेते हैं केंद्रीय प्राधिकरण। अब केंद्रीय प्राधिकरण की बात किया जाए तो यहाँ पे केंद्रीय प्राधिकरण की बात किया जाए तो इसमें जो मेन होता है, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का जो होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य संरक्षक होगा। जो मुख्य न्यायाधीश होगा जो होता है यहाँ पर, ये होता है न्यायाधीश होता है, संरक्षक होता है मुख्य संरक्षक जो होता है यहाँ पर यही होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अलावा यहाँ पर आएगा जो
राष्ट्रपति, इसका जो होता है जो अध्यक्ष होगा ये यहाँ पर याद रखेंगे, जो अध्यक्ष होगा यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, वो न्यायाधीश होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। या तो वो सेवारत, या तो उसमें सेवा में हो, मतलब वर्तमान में सेवा में हो वो न्यायाधीश, या सेवानिवृत्त हो चुका हो, या तो सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो चुका। ऐसे न्यायाधीश को हम क्या करते हैं, अध्यक्ष चुनते हैं। कौन चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा। यहाँ पर समझ लेना, ये राष्ट्रपति यहाँ पर चुनता है। किसकी सलाह से, तो ये मुख्य न्यायाधीश की, जो मुख्य न्यायाधीश जो संरक्षक है उसकी सलाह से ये चुनता है। तो ये आपको गठन, केंद्रीय प्राधिकरण के गठन संबंधित मैंने बताया, माउस से लिख रहा हूँ, चल थोड़ा सा अटपटा सा लिख रहा होगा। और ठीक इसी प्रकार राज्य प्राधिकरण भी चलता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मुख्य संरक्षक मैंने बोला भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। बाकी इसी संबंधित मैं आपको बताते चला, ताकि आपको यहीं बताते बताते आप पढ़ते चले जाइए इसको। अब जैसे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन सी यहाँ पर लीजिए, बोला केंद्रीय प्राधिकरण गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय, राज्यसभा, केंद्रीय सरकार, योजना आयोग, इसमें से कोई एक आएगा। अब केंद्रीय प्राधिकरण है तो केंद्र सरकार करेगी। केंद्रीय प्राधिकरण का कार्यपालक चेयरमैन होता है। कार्यपालक चेयरमैन मैंने अध्यक्ष कौन होता है, अभी मैंने आपको समझाया था। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यहाँ पर, और उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। मैंने आपको समझाते हुए बताया था कि इसका जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, या तो सेवारत हो या सेवानिवृत्त, कोई भी हो सकता है। उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा। फिर आता है केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक चेयरमैन को निम्नलिखित में किसके द्वारा नामित की जाती है। अब नामित किसके द्वारा किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा। यहाँ पर सही आंसर इसका बी आएगा। केंद्रीय प्राधिकरण कार्यपालक चेयरमैन को किसके द्वारा नामित किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता, जो कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करेगा। केंद्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक चेयरमैन को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में किसके परामर्श पर नामित किया जाता है। यह हालांकि मैं पढ़ाते भी जा रहा हूं और बताते भी जा रहा हूं, तो यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको समझाते चले जा रहा हूं। तो ये आ जाएगा, ये आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही नामित करेगा, जो मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय विधि सेवा कमेटी का प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है। अब आपको बताना है कि विधिक सेवा कमेटी का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत इसमें किया गया है। सही आंसर आपको चुनना है, धारा 3, धारा 3A, धारा 3D, 4D या धारा 4A। सही आंसर भी आएगा धारा 3A या 3 का बोल सकते हो। 3A या 3 का में उच्चतम न्यायालय विधि सेवा कमेटी का प्रावधान करता है। विधि सेवा का जो कमेटी होता है, विधिक सेवा कमेटी, इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। विधि सेवा कमेटी में एक अध्यक्ष तो होगा, एक अध्यक्ष होगा, जो कि क्या किससे बनेगा, तो एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज से। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के एक जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक जज से बनेगा, जो कि याद रखना इसमें सेवारत होना चाहिए, वो सेवा में होना चाहिए, सेवानिवृत्त नहीं, उसमें सेवा में होना चाहिए। वो ऐसा जज इसका अध्यक्ष बनता है, इस कमेटी का अध्यक्ष बनता है। सदस्य और सचिव भी रहते हैं, सदस्य होगा और सचिव होगा। तो सदस्य और सचिव मतलब यहाँ पर होगा कि भाई एक न्यायाधीश लोग ही बनते हैं, उसके समकक्ष होना चाहिए, अनुभव प्राप्त होना चाहिए, वो अध्यक्ष और सचिव यहाँ पर बनते हैं। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट विधिक समिति के होते हैं, जो बनाया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय विधि सेवा कमेटी का चेयरमैन होता। अब क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का विधि सेवा कमेटी का चेयरमैन कौन होता। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। उच्चतम न्यायालय का पदस्थ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो हमने यहाँ पर कहा था कि इसमें कौन होगा, तो उच्चतम न्यायालय का पदस्थ न्यायाधीश, माने जो सेवा में हो वही होगा न्यायालय विधि सेवा कमेटी का चेयरमैन। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये सेवानिवृत्त नहीं होते। एक चीज याद रखना, पदस्थ हो, सेवा में हो, ऐसा न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय विधि सेवा कमेटी का चेयरमैन होगा।
राज्य विधि सेवा प्रावधान का गठन संबंधी प्रावधान अधिनियम किस धारा के अंतर्गत है? उसमें केंद्रीय में 3 में था, तो राज्य में आपको बताने का राज्य में किस धारा में है, तो राज्य में आएगा धारा 6। बस याद रखना धारा 6 में जो है राज्य विधि सेवा प्रावधान का गठन संबंधी प्रावधान अधिनियम की धारा 6 में है। और जो केंद्रीय में होता है वही चीज सेम फिर राज्यों में होने लगता है। राज्य प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होगा। अब आप सोचिए कौन संरक्षक हो सकता है? केंद्र में बताया था कि भाई मुख्य न्यायाधीश होता है, केंद्र सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संरक्षक होता है। तो यहां पर कौन हो जाएगा? तो यहां पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका संरक्षक होगा। राज्य प्राधिकरण का कार्यपालक चेयरमैन होगा। तो कार्यपालक चेयरमैन अब सुप्रीम कोर्ट का समझाते हुए बताया था कौन हुआ था, तो यहां पर भी आ जाएगा। तो सी वाला आंसर उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त, या तो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त, ये न्यायाधीश होगा। मुख्य नहीं, केवल न्यायाधीश होगा। ये चाहिए राज्य प्राधिकरण का कार्यपालक चेयरमैन या अध्यक्ष। क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक चेयरमैन को नामित किया जाता है। तो केंद्र में कौन कर रहा था? अब सोचिए, तो वह जब केंद्र में जो कर रहा था वहीं पर क्या होगा, राज्यों में क्या होगा? तो यहां पर आपको केंद्र में राष्ट्रपति कर रहे थे, तो राज्यों में कौन होगा? तो राज्य राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल राज्यपाल द्वारा होगा। लेकिन एक चीज और है जिसमें हमने देखा था केंद्र में राष्ट्रपति परामर्श लेता मुख्य न्यायाधीश से, तो राज्यपाल द्वारा भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लिया जाएगा? परामर्श लिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव किस श्रेणी का होगा? ये आपको बताना है। जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, सचिव, मुख्य सचिव। तो सही आंसर इसका ए आएगा। जिला न्यायाधीश के कैटेगरी का वो होगा, उसी श्रेणी का होगा। राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव का कार्यकाल अधिकतम किस अवधि का होगा? ये आपको बताना है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। सही आंसर सी आएगा, लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन हमारे सामने, राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए निम्नलिखित में से किसके परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता हो अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता है? ये आपको बताना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राज्यपाल के। सही आंसर इसका भी आएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर संरक्षक यही है, तो इसी के परामर्श पर कर्मचारी की नियुक्ति होगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, माने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के। क्वेश्चन से यहां पर आता, राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्य है, ये आपको बताना है। लोगों को विधिक सेवा प्रदान करना, लोक अदालत को संपन्न करना, विधिक सहायता प्रोग्राम को व्यवस्थित करना। उपरोक्त सभी कॉमन क्वेश्चन है ये। उपरोक्त सभी मैंने सब काम ये काम करेंगे, सब काम इसी के लिए इसका गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के विधिक सेवा कमेटी का प्रावधान किसमें है? अब उच्च न्यायालय के विधिक सेवा कमेटी का प्रावधान आपको बताना है। धारा 8 में, धारा 8A, धारा 9A में, धारा 10 में। सही आंसर भी आएगा धारा 8A या का बोल दीजिए 8 का में इसका प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय की विधिक सेवा कमेटी का गठन उच्च न्यायालय के लिए कौन करता है? अब यहां पर आएगा उच्च न्यायालय की विधिक सेवा कमेटी का गठन उच्च न्यायालय के लिए कौन करता है? जो केंद्र में कर रहा है वैसे ही राज्यों में होगा। इसमें से आपको बताना है कि राज्य प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय प्राधिकरण, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय, इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर जो करेगा राज्य प्राधिकरण करेगा, यहां पर राज्य सेवा कमेटी का गठन। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा कमेटी का चेयरमैन होगा या अध्यक्ष होगा? ये आपको बताना है। उच्च न्यायालय के विधिक सेवा कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया था, केंद्र में वैसे ही राज्य में होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, स्टेट बार काउंसिल का अध्यक्ष, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश। जैसे केंद्र में होता है वैसे ही सेम इसमें भी होगा उच्च न्यायालय का विधिक सेवा कमेटी, जो उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश होते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधी प्रावधान अधिनियम किस धारा में? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधी प्रावधान अधिनियम के किस धारा में है? यह आपको बताना। धारा 6, धारा 3, धारा 9 या धारा 12, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ये धारा 9 में है।
क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण के आरोपित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्यों को संपादित करने के लिए राज्य में प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन करता है। अब यहाँ पर राज्य ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठन कहाँ पर होगा, कैसे कौन करेगा, इसके बारे में प्रावधान पूछा गया। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकार के परामर्श से, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के परामर्श से। मैं तीनों में से बताने की कोशिश करूंगा। सही उत्तर यही आएगा जो राज्य सरकार करता। अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इसका गठन कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का चेयरमैन होगा। अब जैसे राज्यों में था, राज्यों का चेयरमैन होता, अब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का चेयरमैन कौन होगा। अब आप सोचिए, दिमाग लड़ाई के कौन हो सकता है इसका चेयरमैन। बिल्कुल उसी टाइप का आएगा, जो हेड होगा वही होगा। जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट, उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर। अब जिला का मेन कौन होता है, तो जिला न्यायाधीश होगा, तो जिला न्यायाधीश यहाँ पर होगा। यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का चेयरमैन जो होता है जिला न्यायाधीश होता है, तो जिला न्यायाधीश इसका चेयरमैन होगा। जिला प्राधिकरण अपने कार्यों के कुशलता पूर्वक निर्वहन के लिए निम्नलिखित में से किसके परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति कर सकता। अब बात चल रहा है जिला प्राधिकरण का, तो किससे परामर्श लेगा ये आप सोचिए। जिला न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या जिला मजिस्ट्रेट से, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश से ये परामर्श लेगा। अधिनियम के धारा 10 में प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है क्या प्रावधान किया गया। जिला प्राधिकरण का, जिला प्राधिकरण के कार्य, तालुक विधि सेवा कमेटी, तालुक विधि सेवा कमेटी कार्य, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, इसमें जिला प्राधिकरण के कार्यों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक तालुक या मंडल या तालुकों या मंडलों के लिए तालुक विधि सेवा कमेटी कही जाने वाली एक कमेटी का गठन कर सकता है, इसमें से आपको बताना है। राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय। सही आंसर इसका ए आएगा, राज्य प्राधिकरण। क्वेश्चन है, तालुक विधिक सेवा कमेटी गठित करने संबंधी प्रावधान किस धारा में दिया गया है, यहां पर आपको बताना है। धारा 11, धारा 11 का, धारा 11 खा, धारा 12, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये धारा 11 का में बताया गया तालुक विधिक सेवा कमेटी के गठन के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जिसको एक मामले को दाखिल करना है या बचाव करना है, उसे विधिक सेवाओं को देने के लिए मानक का उपबंध किया है। क्या मानक होगा, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से क्या मानक बताया गया। धारा 8, धारा 12, धारा 10, 12 या 14, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। यहाँ पर धारा 12 में कहा गया मानक मतलब यह हो किसको आप विधिक सहायता दोगे, माने कोई क्राइटेरिया जो भाई पैसा दे सकता, खपत कर सकता, वो वकील रखे यहाँ पर। अब यहाँ पर उपबंध आता है कि भाई वो निर्धन हो, अनकिंचन जिसको बोलते हैं, स्त्री हो, बालक हो, पुरुष हो, SC ST संबंधित हो, ये बहुत सारे प्रावधान है इसमें। आर्टिकल 23 से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे बहुत सारे चीज है जिसके आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। तो धारा 12 में ये मानक दिया गया है। अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार होगा यदि वह व्यक्ति होगा, आपको यहाँ पर बताना है। पढ़ाते पढ़ाते भी मैं बताता चला जाता हूं ताकि आपको ये सब कोर्स कठिन ना लगे, सरल लगने लगे। अनुसूचित जाति का सदस्य, संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 23 के अधीन भिखारी, एक स्त्री का बच्चा, उपरोक्त सभी। माने यहाँ पर सभी आएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी पहले ही बताया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोई सदस्य हो, या बेगारी प्रथा के अंतर्गत प्रताड़ित हो, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगारी प्रथा किया गया हो, उसके साथ प्रताड़ित किया गया हो, एक स्त्री या एक बच्चा हो, अनकिंचन हो, माने भिखारी हो, सबको आपको सहायता मिलेगा। अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार नहीं होगा यदि वह व्यक्ति होगा अनुसूचित जनजाति के सदस्य, अभिरक्षा में हो, सामूहिक विपत्ति में व्यथित या समर्थ व्यक्ति। तो सिंपल सा है, समर्थ व्यक्ति को क्यों मैं दूंगा, क्योंकि समर्थ व्यक्ति इसमें हकदार नहीं होगा।
क्वेश्चंस यहाँ पर है, अधिनियम के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार हो गए यदि उस व्यक्ति को निम्नलिखित से कम वार्षिक आय हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। मैं क्या मानक मानूं कि वह गरीब है या अमीर है? तो इसमें भी ये बताया गया कि भाई कौन हकदार होगा, इसका विधिक सेवा का कौन हकदार हो सकता है, कौन इसका, तो इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। जिसकी आय 10,000 माने वार्षिक आय 10,000 रुपए हो, 5,000 रुपए हो, 9,000 रुपए हो और 25,000 रुपए हो। इसमें से आपको बताना है कि भाई क्या आय होनी चाहिए। सही आंसर, वार्षिक आय अगर उसके 9,000 रुपया हो, अब वार्षिक बोल रहा ना, मासिक नहीं, वार्षिक आय अगर 9,000 रुपए हो तो वो उसकी विधिक सेवा के दायरे में आ जाता है, वो अनकिंचन है, वो यहाँ पर विधिक सेवा के दायरे में आएगा। अधिनियम की धारा 13 उपबंध करता है। अब 13 क्या उपबंध करता है ये आपको बताना है। विधिक सेवाओं को देने के लिए मानक, विधिक सेवा वो तो मानक तो 12 में दिया गया है। यहाँ पर विधिक सेवाओं के लिए मानक, विधिक और अनुदान, राज्य विधिक सहायता निधि। सही आंसर इसमें सी आएगा, अनुदान। अनुदान माने इसमें जो अब जो भी इसके लिए हक लड़ेगा तो लड़ेगा वकील, तो जो भी वकील होता है लड़ेगा, या तो गवर्नमेंट वकील हो गया, प्राइवेट वकील अगर लड़ता है यहाँ उसके लिए लड़ता है जिसमें आप लड़वा रहे हो वहां पर, तो कुछ तो पैसा उसको देना ही पड़ेगा ना। ये सब अनुदान, अनुदान की व्यवस्था भी किया जाता है, तो अनुदान राज्य सरकार देता है यहाँ पर इन सबको चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, तो अनुदान संबंधित सी में वर्णन किया गया है। लोक अदालतों का संगठन संबंधी प्रावधान क्या है? अब लोक अदालत क्या होता है, एक चीज पहले बार पहले पढ़ाते हुए बता दिया था कि देखो बहुत जटिल प्रक्रिया है, 20-20 साल खींच जाता है कोई भी अदालत का केस, क्योंकि अदालत में बहुत सारा पेंडिंग होता है और बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर कोई भी अगर केस हो, अगर कोई केस ऐसा हो जो कि समनी हो अर्थात तो गैर जमानती हो, अगर कोई पक्षकार कोर्ट में अनुरोध करता है, एप्लीकेशन देता है, या दोनों समझौता कर लेते हैं कि भाई हम निपटा देते हैं, तो सस्ते में एक समझौता होता बोला जाए तो लोक अदालत, विशेष करके रविवार को होता है और छुट्टी के दिन होता है, ये लोक अदालत बैठती है। ये छोटा छोटा मुकदमा होता है, सबको फटाफट वहां निपटाया जाता है। दोनों अगर समझौता हो गया, दोनों अगर में समझौता हो गया, हाँ भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो मान के चलिए ये निपटा जाएगा। एक मैं लोक अदालत में बैठा था तो मैंने देखा था एक ड्राइवर था और ड्राइवर ने किसी को ठोकर मार दिए थे, जिससे वृद्धा को पैर उसमें वो आ गई थी, फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें खर्चा हो गया था। जज ने तुरंत निराकरण कर वृद्धा से बोला भैया ये 20,000 आपको देगा, क्या आप सहमत है? वृद्धा ने कह दिया हाँ मैं सहमत है, 20,000 में इसको रफा दफा करना चाहता। तुरंत हो गया, 20,000 वो दे देगा, ड्राइवर दे देगा और रफा दफा, केस वहीं पर रफा दफा हो गया। मैंने लंबा वकील का झंझट और बार बार आने जाने का झंझट खत्म हो गया, वहीं पर केस रफा दफा हो गया। तो यही लोक अदालत होता है यहाँ पर। तो आपको बोलता है लोक अदालत का संगठन संबंधी प्रावधान ये बताया गया, किसमें बताया गया है? तो लोक अदालत के ये धारा 19, याद रखना, धारा 19 में लोक अदालत की संगठन संबंधी प्रावधान को बताया गया। एक क्षेत्र के लिए संगठित प्रत्येक लोक अदालत निम्नलिखित में से ऐसे सदस्य बनेगी: सेवारत न्यायिक अधिकारी वर्ग, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी वर्ग, अन्य व्यक्तिगत जैसे विशिष्ट किया जाए, उपरोक्त सभी इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जल्दी निपटारा तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। सेवारत न्यायिक अधिकारी वर्ग भी हो सकता है, सेवानिवृत्त जो सेवा देना चाहते हैं न्यायिक अधिकारी भी हो सकते हैं, अन्य व्यक्तिगत जैसे विनिर्दिष्ट किया जाए हो सकता है, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन में उच्चतम न्यायालय विधि सेवा कमेटी के द्वारा गठित लोक अदालतों के लिए विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव एवं अर्हताएं ऐसी होगी जैसा कि केंद्रीय सरकार और निम्नलिखित के परामर्श में निर्धारित किया जाए। इसमें से आपको बताना, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, केंद्रीय विधि मंत्री, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर आएगा भी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से संबंधित यहाँ पर होगा, जो विहित किया गया अर्हता है उससे संबंधित होगा। क्वेश्चन से एक लोक अदालत को एक विवाद में पक्षकारों के बीच निर्धारित करने एवं समझौता करने का अधिकारिता होगी। इसमें से आपको बताना है लंबित मामलों के संबंध में न्यायालय का अधिकारिता के अंदर ना लाया गया हो, ला गया किसी मामले के संबंध में, ये भी दोनों सही है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें आएगा। सही आंसर इसमें सी आएगा। लंबित मामले, जो मामला पहले से चल रहा है, अगर कोई अनुरोध करता है तो उसको मामले में निपटा सकता है। न्यायालय का अधिकारिता के अंदर, अगर न्यायालय सबका न्यायालय का अपना अपना अधिकारिता होता है, न्यायालय का अधिकारिता के अंदर लाए गए किसी मामले के संबंध में, ये दोनों में निपटा सकता, तो ए और बी दोनों आएगा। अधिनियम की धारा 20 उपबंध करता है लोक अदालतों के द्वारा मामलों का संज्ञान, लोक अदालतों के द्वारा अवार्ड, लोक अदालतों के द्वारा मामलों का अंतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका ए आएगा। लोक अदालतों के द्वारा मामलों को जो संज्ञान लिया जाता है उससे संबंधित है धारा 20। क्वेश्चन है, लोक अदालतों के द्वारा मामले का संज्ञान निम्नलिखित किस परिस्थिति में ली जाती है? जहां पक्षकार सहमत होते हैं, जहां पक्षकारों में से एक न्यायालय को आवेदन करता है, जहां न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत के द्वारा संज्ञान लिए जाने के लिए समुचित है। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही आंसर डी आएगा। उपरोक्त सभी किसी भी परिस्थिति में लोक अदालत संज्ञान ले सकता है, माने मामले को ले सकता है। इसका अर्थ यह हुआ मामला वहां पर लोक अदालत में चल सकता है। लोक अदालत का प्रत्येक अवार्ड एक सिविल न्यायालय का निम्नलिखित में से क्या समझा जाएगा? निर्णय, आदेश, डिक्री, उपरोक्त सभी। सही आंसर, लोक अदालत का जो भी वो होता है अवार्ड जो होता है वो एक डिग्री समझा जाता है। अब बोलोगे भाई ये डिग्री क्या होता है, निर्णय क्या होता है? निर्णय में क्या होता है एक चीज समझ लेना, यहीं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जज अगर साक्ष्य के द्वारा जो अपना ओपिनियन रखता है, जो अपना ओपिनियन रखता है कि भैया हाँ ये सही है और ये गलत है, यहाँ पर जो ओपिनियन रख रहा वो निर्णय के बाद डिग्री पारित होती है। और डिग्री एक प्रकार का अंतिम निर्णय है, बोल दिया जाए डिग्री एक प्रकार का अंतिम निर्णय है, और जिसमें आपको बता दिया जाता है, जिसमें प्रावधान किया जाता है, चाहे दंड दे चाहे निर्णय सुना दे, अंतिम से सुना दे तो डिग्री कहलाता है। निर्णय के बाद ही डिग्री होता है। और आदेश जो होता है छोटा छोटा किसी को समन करने बोल रहा है भैया हाजिर हो, तो ये भी एक प्रकार का आदेश है। कोर्ट अगर बोल रहा है किसी को हाजिर होने के लिए, कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आदेश होता है। तो निर्णय में अपील नहीं होती, डिग्री में अपील हो सकती है, लेकिन लोक अदालत के निर्णय में अपील नहीं होगी। पक्षकारों के बीच समझौता पर न्याय शुल्क की वापसी का उपबंध अधिनियम की किस धारा में है? इसमें से आपको बताना है। धारा 20, धारा 21, धारा 21(1) का या धारा 22, इसमें से कोई एक आएगा। तो न्याय शुल्क आप जानते हैं कि प्रत्येक के लिए शुल्क एक लगता है जो भी आप इस केस फाइल करोगे। तो यहाँ पर बी आएगा। धारा 21 में यह वापसी की बात कर रहा है। एक लोक अदालत के द्वारा क्या प्रत्येक अवार्ड विवाद के सभी पक्षकारों को बाध्यकारी एवं अंतिम होगा? सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, आंशिक असत्य है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा, जो 41 का, वो ए आएगा, सत्य है। सत्य इसलिए है कि देखो यहाँ पर जो आर्टिकल जो है 21(2) में कहा गया, 21(2) में कहा गया कि भाई एक बार लोक अदालत में तुम लोग फैसला दे दिया जाता है तो अंतिम होगा। अब उसको लेकर अपील नहीं कर सकते। इसी प्रकार अपील करते रहे तो कभी निर्णय ही नहीं होगा। लोक अदालत आप सहमत है लोक अदालत में कराने के लिए, और लोक अदालत में जो डिसीजन दे दिया गया, जो डिग्री पारित किया गया, उसके आधार पर अपील नहीं होगी फिर दूसरा कोर्ट में। ऐसे में तो पूरा समय बर्बाद होता चला जाएगा। तो ये बिल्कुल अंतिम होता, बाध्यकारी होता, मानना ही पड़ेगा फिर आपको। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि लोक अदालत के द्वारा किया गया प्रत्येक अवार्ड के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में होगी? अब अपील तो पहले ही बोल दिया भैया कि अपील तो होगी ही नहीं, तो किसी भी न्यायालय में इसकी अपील नहीं होगी। लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियों को उत्पन्न किस धारा में किया गया, यह आपको बताना है। तो 18, 20, 22 या 24 में शक्ति का वर्णन यहाँ पर धारा 22 में किया गया है। लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियां क्या होगी? तो यहाँ पर आपको बताना है किसी गवाह को समन करना, दस्तावेजों का अन्वेषण, शपथ पत्र और साक्ष्य लेखपत्र करना, तो बिल्कुल सभी होगी। एक बोला जाए तो पूरा न्यायालय है वो, वहां पर न्यायाधीश ही बैठते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता, पूरा न्यायालय, और न्यायालय को बहुत, तो यहाँ पर सब काम होगा। किसी गवाह को समन कर सकता है, दस्तावेजों का अन्वेषण कर सकता है, शपथ पत्र पर साक्ष्य का लेखपत्र कर सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।